बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं, जहां वज़ीर आला का जो इंतखाब जिस तरह से हुआ उसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। वक्फ़ा आया, समाअत में वक्फ़े के बाद बेंच ने बताया कि फ़ौरी तौर पर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। PDM इत्तेहादी जमातों का मुतालबा यही था कि इस मामले समेत दीगर अहम मामलात पर भी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन इससे इत्तफाक नहीं किया मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि यही 3 रुकनी बेंच समाअत जारी रखेगा। मज़ीद आइनी और कानूनी नुक्ते उठाएँ, साबित करें कि फुल कोर्ट क्यों ज़रूरी है। अगर मामलात तजावुज़ कर गए तो फिर हदूद से तजावुज़ कर गए तो फिर हम देखेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना। इस वक्त भी समाअत जारी है और इसमें बार बार अदालत एक ही सवाल पूछ रही है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी क्या वो आइनी है या नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया गया वो किस पैराग्राफ का, किस सफ़े का हवाला दिया गया है। गोया नुक्ता सिर्फ एक ही है कि क्या पार्टी सदर ऐसी हिदायत देने का मजाज है और वो क्या हिदायत बाइंडिंग हैं या नहीं, या फिर ईवान में मौजूद पार्लिमानी पार्टी का सरबराह भी फैसला करने का हक रखता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर भी मुखातिब हुए, सियासतदान भी मुखातिब हुए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मुखातिब हुए और राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक कह दिया इस फैसले से पहले कि अगर फुल कोर्ट ना बना तो इस कार्रवाई का बॉयकॉट भी किया जा सकता है। मामला है क्या सुप्रीम कोर्ट में, वकला क्या नुक्ता उठा रहे हैं, जज साहिबान किस तरह से मामले को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और ईवान के बाहर क्या सूरत हाल है, तफसील से बात करेंगे। शामी साहब, इस केस पर बात करते हैं। आपने भी दिन भर समाअत देखी, सुनी, मुलाहिजा की, क्या समझ आ रहा है आपको? उलझन नहीं हो रही नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए? उलझाव का शिकार नहीं बना रहे सियासतदान इस मामले को, या बड़ा सादा सा मामला है? यार मैं इस मामले पे गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन पहले आज मेरा दिल बड़ा अफसरदा है। खैर हुई, बताइए। एक बंगाली नौजवान इंजीनियर जो पाकिस्तान के परचम के साथ खड़ा रहा जब ये सकूत डाका हो रहा था और जंग लड़ी जा रही थी वहाँ, उसके बाद उसने मुल्क छोड़ा, जापान चला गया। वहाँ से महमूद अली साहब ने उसको पाकिस्तान बुला लिया। उसकी फैमिली, बच्चा, बीवी, बेटी, और आप देखें कई साल गुजरने के बावजूद कितनी हुकूमतें तदबीर हुई। वो इंजीनियर वजाहत हुसैन सिद्दीकी, इंजीनियर, उसको पाकिस्तानी शहरियत नहीं मिल सकी। उसका केस अभी तक 40-50 बरस बाद भी नहीं मिल सकी। 35-40 साल हो गए। कल वो अल्लाह को पैरा हो गया। उसको ब्लड प्रेशर हाई हुआ, फिर फालिज हुआ, फिर हार्ट अटैक हुआ और जान दे दी उसने। अब मसला पैदा हुआ कि दफन कहाँ किया जाए, क्यों जगह नहीं मिल रही थी, कैसे किया जाए। उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। अल्लाह अकबर। मैंने हामिद मीर साहब को फ़ोन किया, उनको कहा इस पाकिस्तानी के लिए जिसने अशरे गुजार दिए इंतज़ार में, कोई 2 गज़ ज़मीन कहीं लेके दें। फिर CDA वालों ने कब्र की जगह दे दी इस्लामाबाद में। वहाँ नेशनल बैंक के साबिक अफसर हैं, मैनेजर अंजुम साहब, उनसे मैंने कहा, भाग दौड़ की उन्होंने। और उनकी बेटी जो थी उसका मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, अंकल मेरे अब्बू को पाकिस्तान का परचम जो है ना उसमें लपेट के दफनाना। उसको, उनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी। साबित किया उन्होंने। बिल्कुल, आपके जज्बात भी फिर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस मुझे कर सकते। तस्वीर आई, उनकी कब्र पर पाकिस्तान का परचम बिछाया गया और उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। अंदाज़ा कीजिए, और हम किस बहस में ये हैं, हमारे जो किस वज़ारत डगर पर दाखिला चल रहे है, हैं। कौन कौन से वज़ीर गए, कौन से आए, लेकिन किसी को इनकी फिक्र नहीं हुई। किसी को फिक्र नहीं है। ऐसे कई और किरदार भी हैं। और जो पाकिस्तानी थे, उनकी कैसे आपने कौमियत ख़त्म कैसे कर दी उनकी। इतना दिल बोझल है, इतना अफसरदा है। बिल्कुल ठीक। उनकी अहलिया, उनकी बेटी, उनका बेटा, सर उनके लिए दुआ है, और उनकी काश जो कोई पाकिस्तानियत है वो हम सब बार के बार लिए। कहती बेटी मुझे, हमारी नानी जो है वो माजूर है, चल नहीं सकती, उसे पास
اسے وہاں سے بنگلہ دیش سے یہاں وزٹ کروا دیں. میں نے کہا چلیے ویزا لگوا دیں گے, کوشش کرتے ہیں. کاش کسی کان پہ جوں رینگ جائے. یہ اقتدار کی جنگ لڑنے والے ان لوگوں کی فکر کریں جن کی پاکستان کی کمٹمنٹ دیکھیں آپ. ایک قید خانے میں گزار دیے انہوں نے زندگی کے کتنے سال پاکستان کے لیے. پاکستان بہرحال یہ مغفرت کرے. سوال بھی ہے اور ان کے لیے اور یہ میرا دل بوجھل رہا شامی صاحب, اور پھر میں سارا دن یہ دیکھتا رہا. صبح پریس کانفرنس دیکھی میں نے, مریم نے اس سے خطاب کیا. جی مولانا تھے, بلاول فضل الرحمان صاحب, سارے جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں پی ڈی ایم کے. مین تقریر تو خطاب جو تھی ظاہر مریم کا تھا. میں سناتا ہوں کیا کہتی ہیں. اور پھر سب لوگوں نے ان پہ ان کی توثیق کی اور مطالبہ کیا کہ فل کورٹ بنائی جائے. جو حمزہ شہباز شریف صاحب کے انتخاب کا معاملہ ہے یہ عدالت میں زیر سماعت. تھوڑی سی جھلکیاں دیکھیں نا کیا کہتی ہیں یہ رہنما جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. پہلے مریم پھر بلاول. کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو, سول نافرمانی کرو, بل جلاؤ, پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو اور شارع دستور پہ قبریں کھودو, کفن پہن کے آ جاؤ. کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟ یا وہ سو موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے؟ اس نے تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ بولے. 300 کنال کا جو بنی گالا کا محل ہے اس کو اس نے ریگولرائز کرایا. اس نے جعلی دستاویزات جمع کرائے, بنائے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, عدالت میں جمع کرائے, اور وہ صادق اور امین ٹھہرا. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ, اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں, اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں انسان. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 شخص اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف 3 شخص یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک جمہوری نظام کے مطابق چلے گا, الیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا, یا سلیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا. ہم اس ملک کو ایک جمہوری طریقے سے چلتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام چلے. یہ تشریح بھی آج کل عجیب چیز بن گئی ہے. ملک کا ایک آئین ہے اور وہ آئین ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اور اسی کو ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے. عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے اس کا روز روز امتحان نہ لیا جائے. حکومت اگر آج ہم ان سے نہ لیتے تو وہ جس طرح اپنی بات کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا. ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے. مشکلات ہیں ہمارے سامنے. اب جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے, عدم اعتماد کا ہو گیا, اس کے چونکہ یہ سماعت جاری ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ اس وقت جس نے زیادہ ووٹ لیے وہ باہر ہے اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ, یعنی 186 اور 179. اگر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹھوس وجوہات درکار ہیں. اس معاملے کو زیادہ دیر ایسے نہیں چھوڑ سکتے. اور بار بار ایک ہی استفسار کیا جا رہا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور سپریم کورٹ کا انہوں نے حوالہ دیا, تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کس پیراگراف کا یا کس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے یہ رولنگ دی ہے وہ ثابت کریں. اس کے جواب میں پھر وکلا دیگر معاملات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جو پریس کانفرنس ہوئی نا اس میں جو ایک بنیادی مطالبہ تھا وہ تو فل کورٹ کا تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے. اس مطالبے سے تو اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن کہ جب اہم مقدمات زیر سماعت ہوں تو مناسب بات یہ ہے کہ فل کورٹ جو ہے ان کی سماعت کرے. اور ماضی میں یہ نظیر موجود رہی ہے. جب مارشل لا لگا جنرل ضیاء الحق کا تو بیگم نصرت بھٹو نے اس کو چیلنج کیا اور
तमाम जज जो थे उन्होंने उसकी समाअत की, मुकदमे की। फिर उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपील की, अपने जो कत्ल का मुकदमा था उनके खिलाफ, उनको फांसी की सज़ा दी गई। उनकी अपील जो थी उसमें भी तमाम जज मिल बैठे, सुप्रीम कोर्ट के बैठे। फिर जो नवाज शरीफ साहब की असम्बली तहलील हुई गुलाम इसाक के दौर में, तो उस वक्त भी फुल कोर्ट बैठी। तो इस तरह के जो मुकदमात हैं वो फुल कोर्ट को सुनने चाहिए। लेकिन ना तो मार्शल लगा, ना हुकूमत डिसॉल्व हुई। देखिए, अहम मुकदमात हैं जिनके असरात पड़ते हैं हमारी सियासी ज़िंदगी पर। और सुप्रीम कोर्ट जो है 1, 2, 3 जजों का नाम नहीं है, ये सारे जज जो हैं मोहतरम हैं। उनकी इज्तिमाई ज़हानत जो है उसको बरूएकार आना चाहिए। असूलन इस फैसले, इस मुतालबे पर आप इतराज़ नहीं कर सकते, हक हासिल है किसी भी फरीक को ये मुतालबा करे। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मुझे पसंद नहीं आई। नहीं, उसके यही बात यहाँ रुकी नहीं है। कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह मुखातिब थे, वो ये कह रहे थे कि अता तारड़ उनके साथ थे, आज़म मजीद तारड़ उनके साथ थे। वो ये खड़े होकर कह रहे थे कि अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो कार्रवाई का बॉयकॉट कर सकते हैं। कर दे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कुछ अपना नुकसान होगा। अपना नुकसान करेंगे। देखिए, एक बात समझे आप, असल में इस वक्त जो नुक्ता ज़ेर बहस है ना, कि वो जो मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान हैं वो एक तरफ हैं और पार्टी सरबराह, पार्लिमानी पार्टी एक तरफ है और सरबराह एक तरफ, पार्टी सरबराह दूसरी तरफ। अब ये फैसला होना है कि पार्लिमानी पार्टी की बात चलेगी या पार्टी सदर की बात। बिल्कुल यही बात है, ये बात नुक्ता फैसला करना है। देखिए ना, अब अगर उन 10 अरकान के वोट काउंट हो जाएं तो चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। नहीं होते तो हमसे। मगर असल में जिस बात पर अपोजिशन जो है वो मुश्तइल हो रही है, या हुकूमत आज की हुकूमत, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था इस बेंच ने कि जब कोई शख्स पार्टी हदायत के खिलाफ वोट देगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये अदालत ने जो फैसला दिया, ये दस्तूर में कहीं ये अल्फाज लिखे हुए नहीं है। दस्तूर में तो यही था ना कि वोट तो शुमार होगा, वोट देंगे, डी सीट हो जाएंगे, ये सजा मिलेगी, मगर वोट आपका काउंट होगा। लेकिन फैसले में कहा गया कि वोट काउंट भी नहीं होगा। ये जो फैसला है ना, इसने बहुत से मसाइल पैदा किए। ये ऐसी इंटरप्रिटेशन थी जिसको कहा जा रहा है कि आपने दस्तूर को रीराइट कर दिया। दस्तूर के अल्फाज में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी नजरसानी की अपील अभी ज़ेरे नहीं, वो पेंडिंग है। उसी को आज की समाअत के दौरान मुख्तलिफ वकला ये नुक्ता उठाते रहे जो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक ही दफा फुल कोर्ट के सामने रखते हैं। उसको असल में इस बात का फैसला करना है कि ये जो दस्तूर की ताबीर है या तशरीह है, ये दस्तूर के मुताबिक है या नहीं है। बिल्कुल ठीक। देखिए, एक बात सुनिए। अच्छा, ताज़ा मालूमात ले लें साथ ही आमिर से ज़रा। अभी क्या लेते हैं उनसे भी, कोई उसमें फैसला तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए देखिए, एक बात समझ लें, कासिम सूरी साहब उन्होंने रूलिंग दी, तहरीके अदम एतमाद को उड़ा दिया। वो गैर आईनी करार, उस पर पीटीआई के दोस्त शोर मचाते रहे कि ये रूलिंग है स्पीकर की, इसमें मदाखलत नहीं कर सकती डिप्टी स्पीकर की। लेकिन अदालत ने करार दिया कि तहरीके अदम एतमाद आ चुकी, जब पेश हो चुकी हो आप उसको वोटिंग से नहीं रोक सकते। ये दस्तूर के खिलाफ रूलिंग है। बिल्कुल कहा। उसके नतीजे में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और वो इख्तिदार से महरूम हुए। सही। आज डिप्टी स्पीकर की ये जो रूलिंग है कि उन्होंने 10 अरकान को वोट गिनने से उनके इनकार कर दिया, और उस खत की बुनियाद पर, साहब का जो खत है। अब ये एक नुक्ता है और ये बड़ा अहम नुक्ता है। अब इसमें जज्बात में आने की और तल्ख लहजा अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तल्ख लहजे तो अपनाए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ब्रेक के दौरान भी, और कमरा अदालत के अंदर भी। इरफान कादिर साहब बिलखुसूस जब मुखातिब थे ना, ठीक है, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। कमरा अदालत के दौरान के अंदर
آپ سماعت کے دوران جو بھی تلخ لہجہ آپ اپنا لیں, جو آپ نے سپریم کورٹ میں بات کرنی ہے درخواست دائر کریں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح. دیکھیں سپریم کورٹ مجھے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو فیصلہ, سپریم کورٹ کانفلکٹ ریزولوشن کا آخری ادارہ ہے, لاسٹ ریزورٹ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر شخص کو, ہر ادارے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اگر اسی کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ نہیں, اتفاق کریں نہ کریں, تنقید کریں, ماننا پڑے گا. صحیح. آپ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے تو ملک میں کیوس ہوگا, انتشار ہوگا, افراتفری ہوگی. وہ تو صورتحال ہے. ہم خانہ جنگی کی طرف بڑھیں گے. آج کی سماعت میں اکانومی ڈسکس ہو رہی ہے سر. آج کی سماعت میں جو دیگر صورتحال ہے گورننس کی وہ ڈسکس ہو رہی ہے. اس لیے درخواست دینے کا حق ہے, اعتراض کرنے کا حق ہے, لیکن فیصلہ کرنے کا حق جو ہے سپریم کورٹ وہ عدالت کے پاس ہے. عامر سعید عباسی مولانا ثناء اللہ کے پاس نہیں ہے, میری بہن مریم کے پاس نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں ہے, عمران خان کے پاس نہیں ہے, اور ہمارے فواد چودھری کے پاس نہیں ہے, اور شاہ محمود کے پاس نہیں ہے. صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں, اگر وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو بات کرتے ہیں. عامر یہ بتائیں کہ ابھی تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ فاروق ایچ نائک صاحب اس معاملے کو جمعرات تک ملتوی کرنے کی استدعا کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب نے بھی دلائل یہاں دیے ہیں, جناب جج صاحبان کے ریمارکس بھی آ رہے ہیں. چوائس شجاعت کو بھی فریق کے طور پر قبول کر لیا ان کی درخواست کو. اس وقت کیا ہو رہا ہے اس فیصلے کے بعد کہ فل کورٹ فوری نہیں بنایا جا رہا؟ دیکھیے فل کورٹ جب عدالت نے یہ 5:30 بجے فیصلہ سنایا تمام فریقین کو سن کر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میرٹ پر یہی بینچ سنے, اور مستقبل میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اگر مناسب ہوا تو پھر فیصلہ کریں گے فل کورٹ کا. تو یہ استدعا مسترد تھی فوری طور کے اوپر فل کورٹ بنانے کی. تو بہت زیادہ جذباتی ہو گئے عرفان قادر صاحب, اور انہوں نے کہا کہ میں تو آج تیاری اسی کی کر کے آیا تھا کہ فل کورٹ بینچ کی ہی ہوگی, لہٰذا میں مزید دلائل نہیں دے سکتا میرٹ کے اوپر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے. تو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا چیف جسٹس اور عرفان قادر کے درمیان, تاہم بیچ بچاؤ کروایا جب بہت ہی محتاط بولنے والے فاروق ایچ نائک آئے, اور انہوں نے کہا کہ میری یہ استدعا ہوگی کہ آج اس سماعت کو ملتوی کر دیا جائے, کیونکہ تمام ہی فریقین جو ہیں وہ اسی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کی جائے گی, اور اسی کی استدعا کے لیے ہم آئے ہیں. میرٹ کے اوپر اس کیس کو ابھی نہ سنا جائے, یہ استدعا کی گئی فاروق ایچ نائک کی طرف سے. تاہم عدالت نے کہا کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایک غیر ضروری لٹکانے والا معاملہ نہیں ہو سکتا, ہمیں فوری طور پر اس کا فیصلہ کرنا ہے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے, اور عدالت نے ساتھ میں اپنے ریمارکس میں کچھ ڈسپلیئر بھی شو کیا جو اوور آل پنجاب میں صورتحال رہی. عدالت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ معاملہ 1 جولائی کو بھی آیا تھا, اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ غلط وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہیں, لیکن ہم نے انہیں ہٹایا نہیں تھا. تاہم کانسینٹ کے ساتھ دونوں فریقین نے رضامندی سے یہ کہا تھا کہ ضمنی الیکشن کا انتظار کیا جائے, اور جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ اس آئینی عہدے کا حقدار ہوگا. تاہم جب ریزلٹس آئے تو پھر نیا پارٹی ہیڈ ڈھونڈ لیا گیا. یہ چیف جسٹس کی طرف سے ریمارکس سامنے آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی اور غیر ضروری تنازع کو کھڑا کر دیا گیا. اس میں کوئی ابہام نہیں تھا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق تشریح اور وضاحت ہے وہ بڑی واضح ہے کہ تمام تر جو فیصلہ سازی کا اختیار ہوگا پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں. ایک اہم خبر ہے, سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ دوبارہ آیا چاہتا ہے. 15 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوگی. یہاں ایک بریک, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 15 منٹ کی بریک آئی ہے اس سماعت کے دوران, اور مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے. آپس میں مشاورت کرنا چاہتے ہیں, یہ وقفہ لیا گیا ہے سماعت کے دوران. اور اگر میں یہ کہوں کہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آج ہی کوئی شارٹ آرڈر آ سکتا ہے, تو شاید یہ غلط نہ ہو. عامر سعید عباسی سے مزید ہم تصدیق کرتے ہیں. اور یہ بھی ریمارکس آئے اس بریک سے پہلے کہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ اگر غیر منتخب بھی ہو تو اس کی بات ماننا لازم ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو ہدایت دی گئی ہے نا پی ٹی آئی کے ارکان کو, وہ پارٹی ہیڈ نے دی تھی.
पार्लिमानी लीडर का तो वहाँ वजूद नहीं था। वो कहते हैं खान साहब भी पार्लिमानी लीडर थे। ठीक है, अभी वो जो आपके उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने हैं तो पार्लिमानी पार्टी ने कोई इजलास हुआ था, किसी ने चुना था? तो पार्लिमानी पार्टी का तो गला घोंट दिया लीडरों ने खुद। बोरिस जॉनसन की यूके के निजाम पूरी दुनिया में पार्टियां चुनती हैं। जी जी जी, यहाँ पार्टियों का नाम निशान नहीं है पार्लिमानी पार्टी का, तो नामजद कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल एक बात आप समझे कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो पार्लिमानी पूरी लीडर है, पार्लिमानी पार्टी नहीं जो पार्लियामेंट लीडर हैं असेंबली में, उसका नाम तक किसी को मालूम नहीं था। हाँ। और मुझे याद पड़ता है 5-6 रोज़ पहले कामरान खान साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था, उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी असेंबली से मुझे बात करना पड़ी, मोनिस सलाई साहब से बात करना पड़ी, काफ लीग के दीगर लोगों से बात करना पड़ी, और किसी एक को भी मालूम नहीं था। ऐसे गुमनाम सिपाही थे। हाँ, साजिद भट्टी साहब, यानी उनका कहीं जिक्र ही नहीं सुना। और ये भी उनको एक तजब्जुब था कि हैं भी या नहीं। लेकिन असल बात देखिए, पूरी पार्लिमानी पार्टी एक तरफ है, 10 सरकार, या तो उनमें डिवीजन हो जाती। नहीं, आज मोनिस सलाई साहब लेके गए थे, वो लेके गए थे। उन्होंने कहा जी 9 लोग आए हैं और एक और खातून है। चौधरी परवेज अलाई साहब नहीं थे ना? चौधरी शुजात नहीं, चौधरी शुजात साहब की वो नहीं जी। वो तो उनकी अजीज़ा हैं जो वो भी होती, वो चौधरी परवेज अलाई साहब, 9 लोग मौजूद थे। देखें, पूरी पार्लिमानी पार्टी एक तरफ है और पार्टी हेड एक तरफ है। अब ये जो भी सूरत हाल है, मैं आपसे बसत अदब ये अर्ज़ करूँगा हमारे जो लीडर हज़रात हैं उनसे कि अदालत में आप हर एतराज़ कर सकते हैं, हर नुक्ता उठा सकते हैं, हर दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन फैसला अदालत ही का नाफिज होगा। बिल्कुल ठीक। आमिर, ये जो ब्रेक आई है इससे पहले कहाँ मामला ख़त्म हुआ, और क्या ये कहा गया है कि मुशावरत करनी है, को फैसला आया चाहता है शॉर्ट ऑर्डर? अगर ये बात होती तो कासिम सूरी से तो अब तक वज़ीर आज़म होते इमरान खान साहब होते। सही जी आमिर। अगर एक डिप्टी स्पीकर जो है उसकी रूलिंग जो है हतमी है तो दूसरे की क्यों हतमी नहीं थी? बिल्कुल ठीक। पर ये आप देखें, वो अदालत कैसे कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती? जब आप आइन की सरी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मदाखलत नहीं कर सकती अदालत? सही। आमिर जी आमिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं, ये जो ब्रेक आई उससे पहले समाअत कहाँ ख़त्म हुई, और अब क्या ये तासुर दुरुस्त है कि गालिबन को शॉर्ट ऑर्डर आया चाहता है? जी देखिए, अब इम्कान यही है क्योंकि जब समाअत में ब्रेक की गई तो इस दौरान जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से यही रिमार्क सामने आए कि इस वक्त समाअत में वक्फा किया जा रहा है क्योंकि बैरिस्टर सलाउद्दीन जो वकील हैं चौधरी शुजात हुसैन के, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उनसे अदालत ने बार बार ये इस्तदा की कि हमें सिर्फ ये बता दें कि पार्लिमानी पार्टी और जो पार्टी चेयरमैन हैं उनका अलग अलग किरदार कैसे है, कैसे जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर तमाम फैसला अगर सिर्फ पार्टी चेयरमैन ने करना, पार्टी सदर ने करना है, तो फिर पार्लिमानी पार्टी की क्या हैसियत होगी, इसके ऊपर वजाहत कर दें। और साथ में ये भी बता दें कि फिर मुशावरत का अमल कैसे होगा, पार्लिमानी क्या किसी जलसे में पार्टी सदर खड़ा होकर ये कह देगा कि आपने उस पार्टी को सपोर्ट करना है तो क्या उस पे सपोर्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि अदालत बार बार ये कहती है कि जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है उसमें मुंतखब जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी एक अलग हैसियत है, उनका एक अलग रोल है और उनकी फैसला साजी में अहम किरदार है। तो जजेस की तरफ से बार बार ये रिमार्क सामने आए कि जो पार्लिमानी पार्टी है और जो मुंतखब अवामी जो क़यादत है, जो भी मुंतखब क़यादत है, उसके किरदार को कहीं पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि जमहूरियत में जो बुनियाद है इस तमाम फैसला साजी की उसमें मुंतखब। अब देखें फैसला आ जाएगा, अगर न बुनियादी बात वही है, 10 अरकान जो हैं वो चौधरी परवेज अलाई के साथ खड़े हैं और जो भी हो, अगर अदालतें जो है ना उनके फैसले हवा में उड़ जाएं तो रियासत पाकिस्तान उड़ जाएगी साथ ही। रियासत पाकिस्तान जो है वो इसी अपने अदारों के सर पे तो खड़ी है। अगर अदारे जो हैं वो जामिया अशरफिया बन के रह जाएं और जामिया मदनिया बन के रह जाएं कि फतवे जारी हों और कुछ सुने ना और अमल ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अदालत की राय जो है, अदालत का हुक्म जो है वो नाफिज होगा, उसे तस्लीम करना चाहिए। और देखिए एक बात और मैं आपसे कहूँ, ये जो सुगो मोटो है ना, इसके हदूद व क़यूद तो ज़रूर वाज़े हो। नहीं, वो कह रहे हैं सुगो मोटो तो हमने लिया ही नहीं। ये तो सुगो मोटो है नहीं ना। वो कह रहे हैं, मगर वो पहला सुगो मोटो था ना, जिसमें देखिए ये जो
63A की तशरीह की गई है ना कि वोट काउंट नहीं होगा। अब दिलचस्प बात यह है, अगर आप ये कहते हैं कि वोट काउंट होगा, ठीक है, वो बात गलत थी, तो हमजा जो है वो फिर 197 हो जाएंगे। अगर उनके खिलाफ मेजॉरिटी अब मौजूद है फर्ज करें, तो उन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, है ना। फैसला तो मेजॉरिटी ने करना है ना, इसलिए अगर वो वोट काउंट करने हैं तो फिर ये इलेक्शन ही क्यों हुआ? यही मैंने कहा ना, नहीं वोट काउंट होंगे, डी सीट तो होंगे ना, वो हाँ डी सीट हो जाएंगे, मगर वोट काउंट होंगे, तो वोट काउंट होंगे, अगर डी सीट जीत के आ गए और मेजॉरिटी उनके पास है तो वो नो कॉन्फिडेंस कर देंगे। तो असल में ये बुनियादी बात यह है कि जब हाउस के अंदर मेजॉरिटी जो होती है ना, फिर आप उसका रास्ता रोक नहीं सकते। अहमद बिलाल महबूब साहब को ज़हमत हमने दी है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। देखिए बात क्या है, आपको ये हमारी जितनी सियासी जमातें हैं ना, उनको ये काम सीखना चाहिए ना। अब वो हर मुकदमे के हालात अलग हैं, उसके दलाइल अलग हैं, वाक़यात अलग हैं। आप किसी एक मुकदमा दूसरे मुकदमे के साथ उसकी तत्दीक नहीं कर सकते। अभी इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, भाई आप कार्रवाई करें, हुकूमत आपके पास है, क्यों नहीं मुकदमा कायम करें। क्या निकाला भी तो क्या तोशा हो जो भी निकाला, और क्या निकाला है? करें ना कार्रवाई, नहीं करते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ये अदालत का काम तो नहीं है ना। अदालत ने जो फैसले दे दिए मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जज हजरात ने मुख्तलिफ फैसले दे दिए, वो नाफिज हो गए, मामला आगे चल गया। अब आज के जो जज हैं ना, वो कल जो गुजरा हुआ कल है उसके फैसलों के जिम्मेदार तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। आज जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इमरान खान साहब के फैसलों के जिम्मेदार हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के फैसलों के जिम्मेदार हैं। जरदारी साहब अलबत्ता दुबई गए हैं, इत्तला आई है। चलिए शेरी साहब कह रही थी जल्द वापस आ जाएंगे। अगर कोई वहां से कुछ ले आए, ज़रे ताउन ले आए तो क्या हर्ज है? हो सकता है कोई मुशावरत के लिए गए हो। नहीं जरूरत है, किससे करेंगे मुशावरत? वो जरदारी साहब तो इतना ही काफ़ी। अभी तो देखें ना, वो जो यूएई जो है, वो हमारे जो कंपनियां हैं, अब उनके शेयर्स हमने देने हैं ना यूएई को, $2.5 अरब। वो मामला रह गया, उस पर बात करेंगे। अच्छा कल करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया एक बार फिर से हमें। ये फरमाइएगा, बोरिस जॉनसन या बरतानवी जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी पार्टी की वहाँ जो हैसियत होती है, उसका बार बार यहाँ जिक्र किया गया, रिमार्क्स की सूरत में भी, इस्तफसार की सूरत में भी, वो कितना रेलेवेंट है और वहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म है क्या पार्लिमानी लीडर की या पार्लिमानी पार्टी की? क्योंकि जब तक फैसला किया जाता है वहाँ भी, तो एक नया पार्लिमानी सरबराह मुंतखब किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफ़ी होता है, जो ऑलरेडी नहीं, वहाँ तो सरबराह चुन रहा है, पार्टी के अरकान चुन रहे हैं। अरकान चुन रहे हैं, अरकान पूरे। हाँ जी ऐसे। जी अहमद साहब। देखिए, ये जो सूरत हाल है बरतानिया की मिसाल की, ये हमारे यहाँ इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें उसको लिए एस्पायर तो करना चाहिए। अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मिसाल के तौर से अगर आप देखें तो क्या पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, क्या पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी होती है बरइख्तियार, वो चुनती है? क्या बुज़दार साहब को पार्लिमानी पार्टी ने मुंतखब किया? सवाल ही पैदा नहीं होता। भी नहीं किया था। ये तो पार्टी का सरबराह उसको नॉमिनेट करता है, और ये नीचे वाले जो लोग हैं उसकी तौसीक कर देते हैं, तौसीक करते हैं, बल्कि उसके लिए अहकाम बजा लाते हैं उनके। तो बिलाल साहब, तो गोया चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान बनने की कोशिश की थी। जी हाँ, वो अभी नहीं उसमें तो कामयाब। आप ये भी कह लेना, गोया चौधरी शुजात साहब ने शहबाज शरीफ बनने की कोशिश की थी। नहीं, इमरान खान नहीं, उन्होंने भी तो हमजा शहबाज को नॉमिनेट किया। वो तो नहीं, वो पार्टियों ने नॉमिनेट किया, इत्तेहादियों ने। उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने चौधरी परवेज लाई को नॉमिनेट किया था। नहीं, इन्होंने भी परवेज लाई साहब को नॉमिनेट किया था, इत्तेहादियों ने। जी अच्छा सर, बरतानिया वाली बात तो वाज़ेह कर देना। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को हदायत की थी, क्या आप इन्हें वोट, आप इनको वोट दें, चौधरी परवेज लाई को। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वो बरतानिया वाली वाज़ेह कर दें, क्योंकि बहुत चर्चा आज उसका, आप बात पूरी कर लें। जी, तो ये बरतानिया में ये ठीक है, वहाँ पे तो पार्लिमानी पार्टी बहुत मजबूत होती है, बल्कि पार्टी बहुत मजबूत होती है, और उसमें अफराद मजबूत नहीं होते, इसलिए उनके अंदर क़यादत भी तब्दील हो जाती है, और वोट क़यादत को कम और पार्टी को ज्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हर इलेक्शन से पहले वहाँ पे एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है,
हर साल होती है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ उसका मंशूर अडॉप्ट किया जाता है। वहाँ पे एक शैडो कैबिनेट होती है, हर वजारत के मुकाबले में हर एक का एक शैडो कैबिनेट वजीर भी होता है और वो अपनी अपनी वजारत के मामला को संभालता है। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ हमें आइन के ऊपर जाना चाहिए। आइन में तो यही लिखा हुआ है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वही डायरेक्शन देगी अपने मेंबर्स को। लेकिन अब मसला ये हुआ कि इसके अंदर दो डिस्टॉर्शन आ गई हैं। एक डिस्टॉर्शन तो आ गई है 20 मई को जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, उसमें उन्होंने खुद लिख दिया है कि हमने ये डिफेक्शन के मामले में जो प्री रेक्विजिट्स लिखे हुए हैं ना आइन में, उसको हमने अहमियत नहीं दी और हमने चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी जनरल के दिए हुए जो कम्युनिकेशन है उसको अहमियत दी है। तो उससे डिस्टॉर्शन आ गई, पार्लिमानी पार्टी की अहमियत कम हो गई। और दूसरी डिस्टॉर्शन ये पैदा हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह की और उसमें उन्होंने कह दिया कि वोट काउंट नहीं होंगे, उससे बड़ी खराबी पैदा हुई। तो इन दोनों चीजों को नजीर बना के हमारे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली साहब ने उस दिन ये फैसला सुना दिया। तो अब ये फैसला कीजिए। अब उनके सामने तो ये दो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया है। अब आप ये तय कीजिए कि या तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो दुरुस्त नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की थी वो दुरुस्त नहीं थी। अगर वो दुरुस्त थी तो फिर मुझे खौफ है कि डिप्टी सेक्रेटरी साहब का जो फैसला है फिर वो भी दुरुस्त है। नहीं बिलाल साहब, मसला तो यही हुआ है ना कि वहाँ इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया अपनी पार्टी के लोगों को कि आप इन साहब को वोट दें। सेक्रेटरी जनरल ने कम्युनिकेट कर दिया। अब उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए चौधरी शुजात हुसैन शेर बन गए। अब उन्होंने खुद अपनी पार्टी को डायरेक्शन दे दी। नहीं, उन्होंने बीच में सेक्रेटरी जनरल ये वो वाला वो तो बराह रास्त खुद उन्होंने वो वाला ये तो और भी जोर पैदा किया ना उन्होंने। हाँ। अब मालूम हुआ कि जहाँ तो पार्लिमानी लीडर भी एक मौजूद है और पूरी पार्लिमानी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। तो ये तो उलझन तो हमारी इंटरप्रिटेशंस ने पैदा किया ना, इलेक्शन कमीशन की, अदालत की। आपको याद होगा शामी साहब के जब ये 25 लोगों की आपने अपनी राय तब्दील की थी। जी जी, आपने पहले कहा था कि ये इनको डिसीट किया जा सकता है सुने बगैर, फिर आपने कहा नहीं हमको सुनना पड़ेगा। आज दोबारा उनसे रब्ता करते हैं, उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा, अगर अब इस हल क्या है, हल क्या होना चाहिए? हाल तो वही है जो क्योंकि देखिए शम्स साहब, ट्रस्टी सीएम कितनी देर तक रह सकता है? एक एतराज़ तो बहुत वैलिड और भी है ना कि आपको कहा गया कि जी आप ट्रस्टी सीएम हैं और आप मुख्तसर नहीं, ट्रस्टी सीएम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नहीं, ओहो, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ट्रस्टी सीएम कहाँ है? कहाँ इसका ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट को जब ऐसे हालात हो, पोलराइजेशन इस नुक्ते पे हो, इस शिद्दत में हो, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए ना कि ऐसी एम्बिग्युइटीज ना की जाए। फिर वज़ीर आला या तो होता है या नहीं होता। फिर साथ का क्या मुख्तसर काबीना रखी उन्होंने, 63 रुकनी काबीना बना दी। जो भी सूरत हाल थी उन्होंने कर दी ना। वज़ीर आला वैसे जब वज़ीर आला का अपना जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है, अदालत में है, तो इतनी काबीना रखने की क्या जरूरत है? पहले बात ये तो वज़ीर आला बताएंगे ना। उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए, चलो उनके 2-4 दिन की वजारत हो जाएगी, साबित वज़ीर बन लाहौर जाएंगे। के तमाम MP वज़ीर हैं। अब बात यह है, असल में बात यह है कि आप इस तरह की इंटरप्रिटेशंस ना करें जिनसे अभाम पैदा हो, ये भी ज़रूरी है। और हर वक्त सुओ मोटो न लें। और सुओ मोटो यहाँ तो सुओ मोटो है ही नहीं। ये तो सुओ मोटो नहीं है ना, लेकिन सुओ मोटो कई हुए हैं, बात बात पे सुओ मोटो होते हैं और सुओ मोटो में जनाब कन्फ्यूजन पैदा होता है। पहले हम जजों से पूछते थे ना, दाद देव तखार चौधरी साहब को, जैसे अब कई बार मैंने हमारे चीफ जस्टिस से अनवारुल हक पूछा, जनाब आपने ये मामला क्यों नहीं फैसला किया? उनका हमारे सामने पेश ही नहीं हुआ। जज हजरात ये कहते थे जो हमारे सामने कोई मामला आएगा तो हम फैसला करेंगे, कोई नुक्ता उठाया जाएगा तो फैसला करेंगे। जब आप सुओ मोटो लेते हैं ना, फिर मुतालबात की फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाती है। आज जस्टिस लोधी साहब रिटायर्ड, उनसे मेरी बात हो रही थी वो ट्रांसमिशन के दौरान, तो वो फरमा रहे थे कि जी हमारा कंडक्ट तो ये कहता है कि हम अखबार
मीडिया, टिकर, सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनसे दूर रहें। और जो देखें, आप मुझे एक वाक़या सुनाया करते हैं कि जज साहब का कि उनसे शायद आप मिलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर। बिल्कुल, एक जज साहब ने मेरे हक में फैसला किया। मैंने उनको टेलीफोन किया, हमारे वकील साहब जो थे कल शुक्रिया अदा करते। मैंने कहा मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए आना है। उन्होंने कहा अगर आप शुक्रिया अदा करने के लिए आएंगे तो मैं आइंदा से आपका कोई केस नहीं सुनूंगा। कोई केस नहीं सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको देख के फैसला नहीं किया, कानून को देख के फैसला किया। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। जजेस जो हैं वो कानून के ताबे चलते हैं। और एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो एक बेंच बनने लगे हैं ना, अब पिक एंड चूज होती है। जूनियर जज जो हैं चीफ जस्टिस के साथ बैठते हैं, सीनियर जज नजरअंदाज हो जाते हैं। इससे भी तकसीम पैदा होती है। लेकिन ये प्रोग्रेटिव चीफ जस्टिस का नहीं है कि वो कॉम्पिटेंस को भी साथ रखे? नो, कोई कॉम्पिटेंस नहीं है। सीनियरिटी तो अपनी जगह है, नॉट एट ऑल। लेकिन कॉम्पिटेंस भी हर जज जो है वो इक्वली कॉम्पिटेंट है जब जज है तो। ये जो सवाबदीद कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी पहले, ये बाद में, ये जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर से चली है, ये तब से रीत पड़ी। हाँ जी, वगरना सीनियर मोस्ट जज जो थे वो बैठते थे बेंच में। चीफ जस्टिस, अगर आपने 5 मेंबर का जज बेंच बनाना है तो 5 सीनियर मोस्ट बैठेंगे, 7 सीनियर मोस्ट बैठेंगे, 8 सीनियर मोस्ट बैठेंगे। ये क्या हुआ कि कोई जूनियर कोई सीनियर? इससे भी देखिए अदारों का एहतराम जो है, उनका वकार इससे मजरू होता है। ब्रेक आ गई नाज़रीन यहाँ पर, क्योंकि ये तो केस जारी है और देखना ही होगा कि हमजा शहबाज एक बार फिर शेरवानी उन्हें उतारनी पड़ेगी या नहीं। तो शेरवानी तो मौजूद है यार, चौधरी परवेज अली साहब पहन लेंगे, वो पहनेंगे, ये फैसला हुआ चाहता है।